बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हमारी डिस्कशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हवाले से होगी। ये बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी और इसे मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ताकि हमें इसमें दो वीडियोस ना देखनी पड़े। इसके अंदर जो हमारे कंटेंट्स हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो है वो किस तरह से यूज़ करते हुए आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई करते हैं और इसका कंक्लूजन क्या है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है जी? इफ़ ऑल सैंपल ऑफ अ पर्टिकुलर साइज आर सेलेक्टेड फ्रॉम एनी पॉपुलेशन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप किसी पॉपुलेशन के जो एक पर्टिकुलर साइज़ में रहते हुए जब आप किसी पॉपुलेशन के तमाम सैम्पल्स क्रिएट कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो तकरीबन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। दिस अप्रॉक्सीमेशन इम्प्रूव्स विद लार्जर सैम्पल। इसका मतलब ये होता है कि जितने ज़्यादा आपके सैम्पल्स होंगे, ये आपकी अप्रॉक्सीमेशन उतनी ही बेहतर होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे सैम्पल साइज़ बढ़ता जाता है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होती जाती है। इफ़ द पॉपुलेशन फॉलोज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन फॉर एनी सैम्पल साइज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन आल्सो बी नॉर्मल। तो अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पक्की बात है कि आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती, सिमेट्रिकल हो जाती है। ठीक है, ताहम अगर आपने प्रॉपर जो है वो सैम्पल्स बनाए हुए हैं, तमाम सैम्पल्स आपने लिए हुए हैं, तो आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बहरहाल नॉर्मल हो जाएगी। If a distribution is skewed or has thick tails, it may require sample of 30 or more to observe the normality features. किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल होने के लिए कम से कम जो है वो 30 या इससे ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपका सैम्पल साइज़ जो है वो 30 से लेस देन है, तो फिर ये अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल होगी, नॉर्मल नहीं होगी। The mean of the sampling distribution is equal to mu and the variance equal to sigma square over n। तो ऐसी सूरत में जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, और जो वेरिएंस होगा वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल होगा। इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये बताता है कि आपकी जो पॉपुलेशन का मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा है, वो सफिशेंटली इतना बड़ा है कि आपके जो सैम्पल्स हैं विद रिप्लेसमेंट, वो आपकी जो आपके जो सैम्पल हैं वो पॉपुलेशन को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं एस्टिमेशन में, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि किस तरह आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक अप्रोच कर सकती है अगर आप अपना सैम्पल साइज़ जो है वो बढ़ाते जाएं। नॉर्मली 30 या इससे ज़्यादा हो तो आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अप्रोच टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। आपके सामने ये पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ये भी बेल शेप नहीं है, सेकंड वाली भी बेल शेप नहीं है, थर्ड और फोर्थ भी बेल शेप नहीं है। लेकिन जब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो स्मॉलर सैम्पल्स के साथ ये बेल शेप नहीं बन रही, लेकिन जैसे जैसे आप सैम्पल का साइज़ बढ़ाते जाते हैं, जैसे पहले 2 था अब 6 हो गया, तो इसकी शेप अगर आप देखें तो ये बेल शेप में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सैम्पल का साइज़ बढ़ाते जाएंगे ये मज़ीद बेल शेप में कन्वर्ट होती जाएगी और इसकी पिकेंडनेस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा, इसी तरह जो है, इफ़ द पॉपुलेशन फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन विल आल्सो फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो सैम्पल भी नॉर्मल होगा, लेकिन अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है और सैम्पल में कम से कम 30 या इससे ग्रेटर ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ऐसी सूरत में आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैम्पल मीन फॉल्स विद इन अ पर्टिकुलर रीजन, यूज़ दिस फार्मूला।
अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर रीजन में फॉल कर रही है या नहीं, तो हम ये फार्मूला z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए हम क्रिटिकल रीजन जो है वो नॉर्मल कर्व के अंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर जजर एन। इसी तरह अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, अगर हमारा सिग्मा अननोन है, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल नहीं है और सैम्पल जो है वो कम से कम 30 ऑब्जर्वेशन है, तो सैम्पल जो है वो सैम्पल का जो मीन होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पर्टिकुलर रीजन में आप फॉल करना चाह रहे हैं, अगर आपका जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन नहीं है और सैम्पल का साइज़ 30 से लेस है, तो उस सूरत में आपको टी के ज़रिए जो है वो क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना होता है, विच इज़ एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर जजर एन। एस से मुराद है सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह इसकी अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल डिनोटेड है। The Quality Assurance Department for Cola Incorporation maintains record regarding the amount of cola in its jumbo bottle. The actual amount of cola in each bottle is critical but varies a small amount from one bottle to the next. एक कोला कॉरपोरेशन है, उसका जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को चेक करना चाह रहा है कि तमाम बोतलों में जो कोला भरी जाती है क्या वो सेम है या नहीं, या एक मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल जो है उसको मीट कर रही है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा। ठीक है, कोला इनकॉर्पोरेशन डज नॉट विश टू अंडर फिल द बॉटल। कोला इनकॉर्पोरेशन जो है वो ये नहीं चाहते कि बॉटल्स में क्वांटिटी कम हो। दूसरी सूरत में वो ये भी नहीं चाह रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी भर दी जाए। ठीक है, ज़ाहिर है कम होगा तो उससे उनकी जो कह लें कि गुडविल है वो अफेक्ट हो सकती है, और अगर ज़्यादा होगा तो उस सूरत में जो है वो कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ सकती है, रेवेन्यू कम आएगा। इट्स रिकॉर्ड इंडिकेट दैट द अमाउंट ऑफ कोला फॉलोज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द मीन अमाउंट पर बोटल इज़ 31.2 ounces and the population standard deviation is 0.4 ounces। तो पॉपुलेशन का मीन आपको गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। 8 बजे के करीब जो है क्वालिटी टेक्नीशियन ने 16 बॉटल सेलेक्ट की, ये आपका सैंपल का साइज़ है। और इन 16 बॉटल्स में ऑन एवरेज जो है वो इतनी क्वांटिटी पाई गई, ये एक्स बार है। तो आपको एक्स बार गिवन है, सैंपल का साइज़ गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, पॉपुलेशन का मीन गिवन है। और इन दिस इज़ दिस अनलाइकली रिजल्ट, इज़ इट लाइकली टू प्रोसेस इज पुटिंग टू मच सोडा इन द बॉटल। अब हमने ये बताना है कि क्या ये अनलाइकली रिजल्ट है, क्या हम बहुत ज़्यादा जो है वो सोडा बॉटल में भर रहे हैं, क्योंकि ऑन एवरेज जो है वो रिक्वायर्ड था 31.2, जबकि सैंपल इंडिकेट कर रहा है 31.38। इसका मतलब है कि जो फिगर है वो तो ये शो कर रहा है कि आप ज़्यादा सोडा जो है वो बॉटल में भर रहे हैं। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये जो डिफरेंस आ रहा है ये लाइकली डिफरेंस है या गलती से आ गया। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। स्टेप 1 में हम z वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और z वैल्यू के लिए फार्मूला लगा लेंगे। x बार जो है वो सैंपल के मीन से रिप्लेस हो जाएगा, म्यू जो है वो पॉपुलेशन के मीन से रिप्लेस हो जाएगा, सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से, जजर n जो है वो 16 क्योंकि बॉटल टेस्ट की गई थी उनसे रिप्लेस हो जाएगा। तो क्रिटिकल रीजन की जो वैल्यू आ गई है वो 1.80 आ गई है। इसी तरह अगर आप स्टेप 2 की तरफ चले जाएं तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है कि वो ग्रेटर देन 1.80 है या नहीं। तो क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई थी लिहाजा इसे ज़ीरो से राइट साइड पे हम प्लेस कर देंगे। ज़ीरो के ऊपर जो है वो आपको ये जो वैल्यू नज़र आ रही है ये पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है, और 1.80 के ऊपर जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है ये सैंपल मीन की वैल्यू है। तो ये बेसिकली आपका जो है वो बन जाता है। बेसिकली यू कैन से कि जनाब ये एरिया है आपका रिजेक्शन एरिया और ये है एक्सेप्टेंस एरिया। तो लाइकलीहुड वो बता रहा है
इस वैल्यू के रिजेक्ट होने का जो लाइक्लीहुड है वो 4% से भी कम है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करते हैं, अगर हम कंक्लूजन की तरफ आएँ, इट इज़ अनलाइकली लेस देन 4% चांस, 4% से भी कम चांसेस हैं वी कुड सेलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ मीन ऑफ 31.2 ऑन्सेस एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.4 ऑन्सेस एंड फाइंड द सैम्पल मीन इक्वल टू और ग्रेटर देन 31.38। तो हमें हमारे पास जो है वो लेस देन 4% चांस है कि ये वेरिएशन आए। जो वेरिएशन आ रही है वी कंक्लूड द प्रोसेस इज पुटिंग टू मच कोला इन द बॉटल। लें जी, ये था हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट। इसका कंक्लूजन यही बनता है कि जैसे जैसे आप सैम्पल का साइज़ बढ़ाते जाएंगे आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो रिड्यूस होता जाएगा, आपकी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो नॉर्मल होती जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियोस से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।